एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एनालिटिकल रीजनिंग कॉन्सेप्ट जो है शेड्यूल अरेंजमेंट के बारे में सीखेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है एनालिटिकल रीजनिंग का एनटीएस नेट के हवाले से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि ज़्यादातर हमारे एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। हमें अगर इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा तो हम इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके अपना टेस्ट बहुत ही अच्छे मार्क्स से इंशाल्लाह एस कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारा है शेड्यूल अरेंजमेंट का। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन हमारे पास है कि 6 साइंटिस्ट A, B, C, D, E and F are to present a paper at one day conference. 3 of them will present their paper in the morning session before the lunch break, whereas the other 3 will present in afternoon session. The lectures have to be scheduled in such a way that they comply with the following conditions. क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास 6 साइंटिस्ट है, बहुत ही इजी इंग्लिश है। कह रहा है कि आपके पास 6 साइंटिस्ट है, नेम एज A, B, C, D, E and F, जो कि अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे एक ही दिन में, ठीक है, लेकिन एक दिन में एक टाइम में एक ही करेगा, ठीक है। उसके बाद 3 जो है वो मॉर्निंग सेशन में करेंगे ब्रेक से पहले, और 3 जो है वो हमारे पास ब्रेक के बाद वाले सेक्शन में करेंगे, यानी कि बीच में हमारे पास ब्रेक आएगी। टोटल हमारे पास 7 टाइमिंग्स होंगी। वो मैंने टेबल बना दिया आगे, उससे आप लोग को समझ आएगा। जो बाद में कह रहे हैं कि लेक्चर्स जो हैं वो हैव टू बी शेड्यूल इन सच अ वे दैट, ये कंडीशंस के मुताबिक जो है ना लेक्चर शेड्यूल होगा। अब हम चेक करते हैं कि कंडीशन हमें क्या गिवन है। कंडीशन 1 हमें कहता है कि B शुड प्रेजेंट हिज पेपर इमीडिएटली बिफोर C's प्रेजेंटेशन एंड देयर प्रेजेंटेशन शुड नॉट बी सेपरेटेड बाय द लंच ब्रेक, यानी कि B जो है वो अपना पेपर डायरेक्टली C से पहले करेगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि C जो है अपना पेपर B के डायरेक्टली बाद प्रेजेंट करेगा, और इनके दरमियान जो है ब्रेक नहीं आनी चाहिए। यानी जैसे कि ब्रेक से पहले B ने कर दिया तो ब्रेक के बाद C नहीं कर सकता। अगर B ने ब्रेक से पहले किया तो C भी उसके बाद ही ब्रेक से पहले ही करेगा, इस तरह, ठीक है। और D मस्ट बी आइदर द फर्स्ट और द लास्ट साइंटिस्ट टू प्रेजेंट हिज पेपर। D जो है वो या तो फर्स्ट साइंटिस्ट होगा या तो वो हमारे पास 6 साइंटिस्ट होगा, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है इन केस C इज टू बी द 5th साइंटिस्ट टू प्रेजेंट हिज पेपर देन B मस्ट बी। अब C अगर यहाँ पे आ गया है हमारे पास C, तो अब हमसे पूछ रहा है कि B इनमें से कौन से में आएगा। वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन हम ऊपर जाके कंडीशन से देखते हैं, ठीक है। कंडीशन नंबर जो सेकंड है वो तो D के बारे में कह रहा है, हमें D का कुछ नहीं करना, तो हम ये कंडीशन को छोड़ देते हैं। कंडीशन नंबर 1 में कह रहा है कि B शुड प्रेजेंट हिज पेपर इमीडिएटली बिफोर C's प्रेजेंटेशन, यानी कि B जो है वो C से बिल्कुल ही पहले अपना पेपर प्रेजेंट करेगा। तो अगर C 5th पे आया है तो लाजमी है कि हमारे पास जो B होगा वो 4th पे आएगा, ठीक है। अगर C ने 5th पे प्रेजेंट कर दिया है तो C जो है वो C से पहले ही, बिल्कुल ही पहले, कोई भी गैप नहीं आएगा, बिल्कुल ही पहले, इमीडिएटली लिख दिया है, इमीडिएटली क्वेश्चन में आ गया है, तो यानी कि बिल्कुल ही फ़ौरन पहले जो है वो B अपना पेपर प्रेजेंट करेगा, ठीक। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं, हम इसको रफ कर देते हैं, इस डेटा को, नहीं सही है बस। इन केस C इज टू बी द 5th साइंटिस्ट टू प्रेजेंट हिज पेपर देन B मस्ट बी। अच्छा ये हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है B कुड बी प्लेस एट एनी ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटर एक्सेप्ट। अब इसको मैं आपको ना हर जगह, वैसे तो बहुत ईजी है लेकिन मैं इसको आपको हर जगह फिट करवा के भी दिखाऊंगी। वैसे तो आपको कंडीशन से दिख रहा ही होगा कि B कहाँ पे फिट नहीं हो सकता। इस कंडीशन को ज़रा गौर से पढ़ो। B शुड प्रेजेंट हिज पेपर इमीडिएटली बिफोर C's प्रेजेंटेशन एंड देयर प्रेजेंटेशन शुड नॉट बी सेपरेटेड बाय द लंच ब्रेक, यानी कि इनके जो प्रेजेंटेशन होगा उनके दरमियान में ब्रेक नहीं आना चाहिए। अब अगर C ने 4th पे कर दिया तो बीच में ब्रेक आ गया तो B यानी 3rd पे नहीं हो सकता, यानी कि B ने अगर 3rd पे कर दिया तो बीच में तो ब्रेक आएगा, B के फ़ौरन बाद C नहीं आएगा। इस तरह करके देख लो ना भाई, ये लो यहाँ पे B लिख दिया। अब यहाँ पे C लिख सकते हो? नहीं लिख सकते भाई, यहाँ पे आपके पास ब्रेक आ गया। ब्रेक में तो किसी को नहीं करना है ना प्रेजेंट, ब्रेक दिया ही इस वजह से कि अभी किसी का नहीं होगा। ब्रेक में तो वो कुछ खाएंगे पिएंगे जो भी करेंगे, लेकिन ब्रेक है तो यहाँ पे हमारे पास C नहीं आ सकता, तो यानी कि हमारे पास 4 वाइड ऑप्शन है, 3rd ऑप्शन, जिसमें हमारे पास B प्रेजेंट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप लोग चाहो मैं आपको बाकी भी दिखा सकती हूँ। जैसे कि हम अपना सेकंड पे देखते हैं, यहाँ पे B लिख दिया, B के फ़ौरन बाद यहाँ पे C आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 1 में रख के देखो। ऑप्शन नंबर 1 में नहीं आ सकता, 1 में D आता है, लेकिन अगर इन केस D हमारे पास यहाँ पे 6 पे आ गया तो 1 में आप इसको रख सकते हो, क्योंकि
जी को तो आपको या तो फर्स्ट में रखना है या तो लास्ट में रखना है, या का वर्ड है। इन केस अगर बी को आप यहाँ पे रखते हो तो आप बी को यहाँ पे भी रख सकते हो, ठीक है। बी और डी का इतना वो नहीं है, बी रखा, यहाँ पे सी को रख सकते हो, ऑफकोर्स रख सकते हो, क्यों नहीं रख सकते। उसके बाद अब हम ये तो वैसे ही हमने पहले भी वेरीफाई किया था, यहाँ पे बी को रखा, यहाँ पे सी रख सकते हैं, यहाँ पे बी को नहीं रख सकते, यहाँ पे तो डी आएगा। जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है ना वो आपके पास कौन सा होगा, थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये हमारे पास कंडीशन में ही गिवन था कि इनके दरमियान में लंच ब्रेक नहीं आएगा, तो यानी कि बी आपके पास थर्ड प्लेस पे नहीं होगा ताकि यहाँ पे लंच ब्रेक ना आए, ठीक है। अब चलते हैं अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन पे। In case F is to present his paper immediately after D present his paper, यानी कि ऐसा केस होता है कि F जो है अपना पेपर D के फ़ौरन बाद प्रेजेंट करे, यानी D ने कर दिया, अब D के फ़ौरन ही बाद F अपना पेपर प्रेजेंट करे, then C could be scheduled for which of the following places in the order of presenters। चलो देखते हैं C का पूछ रहा है। अब D यहाँ पे कंडीशन है ना, D must be either the first or the last scientist to present his paper। अब अगर हमने यहाँ पे D को रख दिया D भाई साहब को, आगे हम F को रख सकते हैं, नहीं रख सकते, तो यानी कि D 6 में नहीं आएगा लेकिन फर्स्ट में तो आएगा। यहाँ पे हमने रख दिया, चलिए यहाँ पे हमने D को रख दिया, अब हम यहाँ पे F को रख सकते हैं, बिल्कुल जी रख सकते हैं, क्योंकि कह रहा है ना कि क्वेश्चन में आपके पास F जो है वो D के फ़ौरन बाद आ जाएगा, इमीडिएटली आफ्टर, यानी फ़ौरन बाद आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपना F, ये रहा है। अब हम C को कहाँ पे रखेंगे, C तो B के फ़ौरन बाद आएगा, और हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा कि B जो है वो थर्ड पे नहीं आ सकता, यानी कि B फोर्थ में आ जाएगा हमारे पास। B अगर फोर्थ में आ गया तो B के फ़ौरन बाद C को आना होता है, तो C हमारे पास फिफ्थ में आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास होगा फिफ्थ, ऑप्शन E। दैट्स इट गाइस।